हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल रेगुलरली किया जाता है किसी भी क्रिमिनल केस में। तो इसको हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं सेक्शन 154 से। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस ये कहता है एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ़ गिवन ओरली टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या एक यहाँ ये कहता है कि कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन जब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड अगर होती है तो वो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन जो होते हैं उसको दी जाती है। ये अगर ओरली दी गई है तो उसको राइटिंग में कन्वर्ट करके रिड्यूस किया जाएगा, या तो वो खुद करेंगे या फिर अपने डायरेक्शन में किसी दूसरे से उनको बोलेंगे कि उसको वो नोट करे इन्फॉर्मेशन को। जो भी इन्फॉर्मेशन मेंशन की जाएगी वो इन्फॉर्मेंट को पढ़ करके सुनाई जाएगी, और ये जो भी इन्फॉर्मेशन चाहे वो राइटिंग में हो या फिर ओरली अगर दिया है तो उसको रिड्यूस किया गया है राइटिंग में, वो जो आदमी प्रोवाइड कर रहा है वो साइन करेगा वो उस इन्फॉर्मेशन के, जब उसको डॉक्यूमेंट के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा तब इसके अंडर में आने वाले जो भी सब्सटेंस होगा वो उसकी एंट्री एक बुक में की जाएगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि किस फॉर्मेट में उसको रखना है। ये जो बुक यहाँ मेंशन किया जा रहा है जिसको कि हम लोग रजिस्टर बोलते हैं, तो एफआईआर का जो रजिस्टर होता है उस एफआईआर रजिस्टर का फॉर्मेट स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस फॉर्मेट में ये रखा जाएगा, और जो फॉर्मेट मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एंट्री की जाएगी। ये हमारा सेक्शन 154 जो एफआईआर के मैटर्स को डील करता है वो इसका सब सेक्शन 1 ये कहता है। इसके सर्टेन और कंडीशन दिए हैं, प्रोवाइडेड कि अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी वेमेन के द्वारा दी जाए जिसके ऊपर कोई ऑफेंस किया गया है सेक्शन 326A, 326B, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376A, B, C, D, E या 509, ये जो सारे सेक्शंस हैं इनके अंडर में अगर कोई विमेन अगर कंप्लेन करती है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करती है किसी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को कि कोई ऐसा ऑफेंस या तो कमिट किया गया है या फिर अटेम्प्ट किया गया है, तो इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा किसी विमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और अगर कोई विमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है तो किसी विमेन ऑफिसर के द्वारा। अब यहाँ पे ये जो सेक्शंस यहाँ मेंशन्ड है इसमें असॉल्ट टुवर्ड्स विमेन जो होते हैं वो आते हैं, या रेप के मैटर्स आते हैं, या फिर ऐसे एक्ट जो कि किसी भी विमेन के उनको जो सेक्शन 509 है जिसके अंडर में किसी भी मोडेस्टी ऑफ विमेन को जो कवर करता है वो सारी चीज़ें इसमें इसके अंदर आती हैं। इनमें से किसी भी मैटर के लिए अगर कोई विमेन जिसके ऊपर ये एक्ट हुआ है या फिर ये कमिट किया गया है या फिर अटेम्प्ट किया गया है कमिट करने के लिए, अगर वो विमेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है तो वो इंफॉर्मेशन कोई विमेन पुलिस ऑफिसर, और अगर कोई विमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है तो कोई विमेन ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेंगे। प्रोवाइडेड यहाँ जो सेक्शन मेंशन्ड है इसके बाद कि प्रोवाइडेड इन द इवेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम सच जो भी ऑफेंस किया गया है सेक्शन 354, 354A जो भी हमने प्रीवियस अभी सब सेक्शन में पढ़ा था वो सारी चीज़, अगर वो एलिजेड टू हैव कमिटेड और अटेम्प्टेड इज टेम्पोरली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है किसी विमेन के द्वारा जो प्रीवियस सेक्शन में हमने जितने ऑफेंसेस पढ़े हैं आईपीसी के, अगर वो टेम्पोरली या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है तो ये इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड की जाएगी उसके रेसिडेंस पे की जाएगी। जो आदमी ये रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो लेडी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है उनके रेसिडेंस पे ये रिपोर्ट किया जाएगा। अगर रेसिडेंस नहीं तो कोई ऐसा कन्वीनियंट प्लेस जहाँ पर कि वो आदमी कंफर्टेबल हो, उनके चॉइस का होना चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और अगर ये मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है तो वहाँ पर एक इंटरप्रेटर या एक स्पेशल एडुकेटर की ज़रूरत होती है जो वहाँ मौजूद रहेंगे, और जो भी चीज़ें ये लेडी कहना चाहती हैं जिस तरीके से वो कंफर्टेबल होती हैं उसके अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर उनको रिकॉर्ड करते हैं। सब सेक्शन बी कहता है ये जो रिकॉर्डिंग होगी द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड। 2009 के
अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया है। सबसेक्शन 3, द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन recorded by judicial magistrate under clause A of subsection 5A of section 164 as soon as possible। तो यहाँ पे जो सेक्शन 5A जो यहाँ प्रोवाइड करता है वो बोलता है कि जो जिस सेक्शन में हम देखते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी होती है कि वो जितनी जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन को एज सुन एज पॉसिबल उसको रिकॉर्ड कर की जाए, वो यहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर उस स्टेटमेंट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड कराएंगे। अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो भी रिकॉर्ड की जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी इन्फॉर्मेंट को। सबसेक्शन 3, एनी पर्सन एग्रीड बाय रिफ्यूजल और पार्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन, यानी आपने कई बार सुना होगा कि अगर पुलिस ऑफिसर के पास जाकर के कोई ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसको हम एफआईआर कहते हैं, उसकी रजिस्ट्री एंट्री की जाती है एफआईआर रजिस्टर में, जो हमने 154 के सबसेक्शन 1 में पढ़ा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा करने से मना करता है या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वो एफआईआर की एंट्री करने से मना करता है, तो फिर जो भी आदमी एग्रीव्ड है वो किसी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के रिफ्यूज़ल के बेस पर वो अपना इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड कर सकते हैं उसके सब्सटेंस को, यानी जो ऑफेंस हुआ है, जो कंटेंट उसका मैटर है, उस मैटर को वो इन राइटिंग बाय पोस्ट वो सेंड कर सकते हैं उस एरिया के सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के पास। अगर ये इन्फॉर्मेशन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी जिसको हम बोलते हैं, अगर ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, वो सेटिस्फाइड है कि ये जो इन्फॉर्मेशन एक ऐसे ऑफेंस के लिए है जो कॉग्निजेबल है, उसके कमीशन से रिलेटेड मैटर्स को ये डिस्क्लोज करता है, तो या तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे या अपने अंडर में आने वाले किसी भी ऑफिसर इंचार्ज को वो अथॉरिटी दे सकते हैं कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जिस भी पुलिस ऑफिसर को ये अथॉरिटी दी जाएगी उनके पास वही सारे पावर्स होंगे जो कि जो उस एरिया के पुलिस स्टेशन जो इंचार्ज होते हैं उनके पास ये पावर होगी। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई एरिया है, कोई पुलिस स्टेशन जो है उसका जो ऑफिसर इंचार्ज है, अगर वो किसी एफआईआर को रजिस्टर करने से मना करते हैं, तो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो उस एरिया के, उस डिस्ट्रिक्ट के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उनको वो मैटर राइटिंग में बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं। और ऐसा करने पे अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, ये इसके अंदर जेन्युइनली कोई ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक ऑफेंस किया गया है, तो वो या तो खुद से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, अपने खुद की अथॉरिटी सुपरविज़न के अंडर में वो इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, या फिर अपने अंडर किसी आने वाले सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को वो अथॉरिटी दे सकते हैं कि वो जाकर के इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिस भी पुलिस ऑफिसर को ये अथॉरिटी दी जाएगी उनके पास वही सारे पावर्स और अथॉरिटीज़ होंगी जो कि उस एरिया के जहाँ ये ऑफेंस हुआ है उसके ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास होती है। ये हमारा प्रोवाइड करता है सेक्शन 154। यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर कई बार डिले होता है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, स्पेशली अगर वो रेप से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो दीपक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में मेंशन्ड है। इस केस में ये कहा गया है कि अगर कभी भी कोई मैटर सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड हो या स्पेशली अगर वो ऑफेंस ऑफ रेप से रिलेटेड हो और एक किसी ऐसी गर्ल के द्वारा की जा रही हो जो यंग हो, इलिटरेट हो, तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज होने में अगर कुछ डिले हुआ है तो ऐसा हो सकता है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से एक रीज़न होता है कि जो फैमिली एग्रीव्ड है जिससे वो लड़की बिलोंग करती है, उनका रिलक्टेंस कि कोर्ट में हम जाएं, मे मैटर को के लिए हम फाइट करें या हमें इसके लिए जो भी समाज में बदनामी हो सकती है, ये सारी चीज़ें एक रीज़न हो सकता है जिसके वजह से कोई फैमिली एक रेप के मैटर को रजिस्टर करने में डिले कर सकती है और ऐसा करना लाजमी है। तो ये चीज़ प्रोवाइड की गई है दीपक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015 के केस में। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 155, इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। यहाँ कहता है सबसेक्शन 1, व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कि उनकी लिमिट के अंडर में कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, यानी प्रीवियस सेक्शन 154 में हमने पढ़ा कि जहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की जाती है, 155 डील करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले मैटर्स के लिए। तो यहाँ पर
अगर कोई आदमी जाता है पुलिस स्टेशन, वो बोलता है कि ये ऑफेंस हुआ है, अगर वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, तो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज वहाँ पर क्या करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे एक रजिस्टर में, एक बुक में, और इसका बुक का फॉर्मेट स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और इसके बाद उस इंफॉर्मेंट को रेफर कर देंगे मजिस्ट्रेट के पास। सबसेक्शन 2 कहता है कोई भी पुलिस ऑफिसर इस मैटर की, नॉन कॉग्निजेबल केस की कोई इन्वेस्टिगेशन तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक कि मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर नहीं आया, और वो मजिस्ट्रेट जिनके पास उस तरह के मैटर्स को डील करने की अथॉरिटी हो। ये प्रोवाइड करता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3, एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर मे एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जब मजिस्ट्रेट ऑथराइज करेंगे कि अब ऑर्डर देंगे कि इस मैटर को रजिस्टर किया जाए और इसके इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई उसके बेस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे उनके पास वही सारे पावर्स और अथॉरिटीज़ होंगे जो कॉग्निजेबल केसेस जो होते हैं उनके लिए जो अथॉरिटी होती है, एक्सेप्ट कि वो विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट करने की जो अथॉरिटी कॉग्निजेबल मैटर्स के लिए होती है वो अथॉरिटी नहीं होगी। उसको छोड़ करके बाकी सारे पावर, सारी अथॉरिटी होगी, और सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो हम इस कोड में पढ़ने जा रहे हैं उन सभी का यूज़ कर सकते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए भी। लेकिन कब करेंगे, जब मजिस्ट्रेट की तरफ से इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर उनको मिल जाता है। सबसेक्शन 4 यहाँ प्रोवाइड करता है कि वेयर अ केस रिलेट्स टू 2 और मोर ऑफेंसेस, जिसमें से कोई एक कॉग्निजेबल है तो उस पूरे केस को कॉग्निजेबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। नॉट विद दिस दैट द ऑफेंसेस वेर नॉन कॉग्निजेबल, भले ही वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, लेकिन अगर मल्टीपल ऑफेंसेस है जिसमें से कोई एक कॉग्निजेबल है तो उस पूरे मैटर का जो ट्रायल चलेगा वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह से चला जाएगा, उसका जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो कॉग्निजेबल केस की तरह उसको डील किया जाएगा। ये प्रोवाइड करता है हमारा सेक्शन 155। इसके बाद हमारे कुछ इसमें सर्टेन सेक्शन 155 में कुछ स्टेट अमेंडमेंट्स भी हैं जो आप बुक में उसको देख सकते हैं। उसके बाद 156 में हम पढ़ते हैं पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो अभी हमने प्रीवियस सेक्शन 155 में पढ़ा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जो पावर्स एंड ऑथोरिटीज़ होते हैं वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर मिलने के बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी उनके पास ऑथोरिटी होती है एक्सेप्ट अरेस्ट करने की। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इनके पास क्या इन्वेस्टिगेशन की ऑथोरिटी होती है। 156 में प्रोवाइड करता है सबसेक्शन 1, कोई भी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन का होता है विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, वो किसी भी कॉग्निजेबल मैटर अगर केस है तो उसका इन्वेस्टिगेशन वो कर सकते हैं बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। जैसा अभी हमने प्रीवियसली देखा 154 में अगर वो कॉग्निजेबल केस है तो उसके अकॉर्डिंग उसका इन्वेस्टिगेशन यहाँ 156 प्रोवाइड करता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर 155 में हमने देखा कि जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं देंगे तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। ये जो भी मजिस्ट्रेट जिनके और जिस एरिया में ये जो पुलिस स्टेशन है उनके जो लोकल लिमिट्स के अंडर में आने वाला जो मैटर होता है उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एंड उनके ऊपर जो भी पावर होता है जो हम आगे चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। सबसेक्शन 2 कहता है एनी नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वाज वन विच ऑफिसर वाज नॉट एम्पावर्ड। कभी भी अगर कोई ऐसे इन्वेस्टिगेशन करता है कोई पुलिस ऑफिसर तो उसके इस इन्वेस्टिगेशन को किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कि इस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी नहीं थी करने की। सबसेक्शन 3, एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज एवर मेंशन। सेक्शन 190 में जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जब किसी मैटर का कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट खुद लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वहाँ पर सेक्शन 156 प्रोवाइड करता है कि उनका भी इन्वेस्टिगेशन ये 156 के सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ये किया जाएगा। ये अथॉरिटी वहाँ पे दी जाती है। यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट स्टेट अमेंडमेंट्स हैं, एक गोवा का जहाँ पर वहाँ ये मेंशन्ड है कि जब भी कोई मजिस्ट्रेट इशू करेंगे नोटिस तो ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देंगे और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी वो नोटिस देंगे कि वो अपना पक्ष रखें, वो अपना मैटर जो उनके तरफ से उसको वो सबमिट करें, उसको उनको सुनने के बाद फिर ये ऑर्डर पास किया जाएगा। ये गोवा का स्टेट अमेंडमेंट है। महाराष्ट्र का स्टेट अमेंडमेंट है जो सबसेक्शन 3 में बताता है कि कभी भी अगर ऐसा कोई नोटिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किया जाएगा तो कोई भी मजिस्ट्रेट जब ये मैटर किसी पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड होगा
कि उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करने के दौरान अगर किसी तरह का कोई ऑफेंस किया है, उसके रिलेटेड कोई मैटर आता है, तो ये जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि प्रीवियस सैंक्शन नहीं लिया जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ जब भी स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन लिया जाएगा, वो सैंक्शन को उनको 90 डेज़ में उसका रिज़ल्ट अप्रूवल देना होगा। अगर वो 90 डेज़ के अंडर नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा, उसको डीम्ड अप्रूव्ड माना जाएगा कि ये 90 डेज़ के बाद स्टेट ने उसको ऑथराइज कर दिया है। ये स्टेट का जो हमने पढ़ा स्टेट अमेंडमेंट इसमें था सेक्शन 156 का। अब आते हैं सेक्शन 157। ये बताता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सबसेक्शन 1 कहता है इफ़ फ्रॉम इन्फॉर्मेशन जो रिसीव की गई है, किसी भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ये उसके पास कोई रीज़न है ये सस्पेक्ट करने का कि कोई ऑफेंस हुआ है, जो कि सेक्शन 156 के अंडर में जो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट को वो प्रोवाइड करेंगे जिसके अंडर में ये मैटर आता है। इसके बाद या तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, शैल प्रोसीड इन पर्सन, या फिर वो अपने अंडर में आने वाले किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूट करेंगे। जो उनका रैंक क्या होगा ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उसके अकॉर्डिंग जिसको भी डिप्यूट किया जाएगा वो आदमी या फिर ये खुद वो प्रोसीड करेंगे इसका इन्वेस्टिगेशन, उस जगह पे जाएंगे और टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड इफ नेसेसरी टू टेक मेजर्स ऑफ द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर। इसको फिर से समझते हैं। अगर सबसेक्शन 1 जो सेक्शन 156 का प्रोसीजर बताता है, जो ये कहता है कभी भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ऐसा सस्पिशन होता है एक रीज़न के बेस पे कि कोई ऑफेंस हुआ है, तो इसके लिए वो इसका रिपोर्ट करेंगे मजिस्ट्रेट के पास। इस रिपोर्ट करने के बाद वो या तो खुद प्रोसीड करेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या फिर अपने अंडर आने वाले किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूट करेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जिनको भी किया जाएगा डिप्यूट, वो या फिर ये पुलिस ऑफिसर जो ऑफिसर इंचार्ज हैं वो उस मैटर का प्रोसीड करेंगे इन्वेस्टिगेशन, उस जगह पे जाएंगे जहाँ पर जो भी उस स्पॉट पे जहाँ पर ये ऑफेंस हुआ है, इसके जो भी मटेरियल फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हैं उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इसके अलावा ऑफेंडर जो है उसको ढूंढ के लाना और उसको अरेस्ट करना, ये सारी चीज़ों की अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है सेक्शन 157 सब सेक्शन 1 के अंडर में पुलिस ऑफिसर को। प्रोवाइडेड इसके 2 यहाँ पे कंडीशन दिए गए हैं। पहला, व्हेन इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ सच ऑफेंसेस गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम एंड द केस इज नॉट ऑफ सीरियस नेचर, तो वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज जो हैं वो उनके डिस्क्रिप्शन पे होता है ये डिसाइड करने का कि क्या ये मैटर सचमुच सीरियस है जिसके बेस पे उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अगर उनको लगता है कि नहीं ये मैटर उतना सीरियस नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो बाय नेम अगर प्रोवाइड की गई थी ऑफेंडर के लिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड नहीं करेंगे या अपने जो सबऑर्डिनेट किसी ऑफिसर को डिप्यूट नहीं करेंगे इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करने के लिए। ये हो गया जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि ये सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं था जिसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। दूसरा, यहाँ पे सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन बी क्लॉज बी प्रोवाइड करता है, इफ़ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कि देर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग इनटू एन इन्वेस्टिगेशन ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस। यानी अगर हम लोग देखते हैं पुलिस प्रोसीजर को, तो पहले लेवल जहाँ पर कि एफआईआर सबमिट करके वहाँ पे उसको डिनाई किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन को, उसका प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 157 के अंडर में। यहाँ पे अगर ऑफिसर इंचार्ज को ये लगता है कि जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी गई थी वहाँ पर अगर सब्सटेंस नहीं है, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि इस मैटर का प्रोसीड किया जाए इन्वेस्टिगेशन, तो वहाँ पर वो एक रिपोर्ट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग वो मेंशन करेंगे कि इसका इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ द रेप, अगर ये रेप से रिलेटेड कोई मैटर है तो रिकॉर्डिंग जो इस विक्टिम का स्टेटमेंट जो किया जाएगा वो उसके रेसिडेंस पे किया जाएगा एंड इन एट द प्लेस ऑफ हर चॉइस एंड एज फार एज प्रैक्टिकेबल किसी वीमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसके गार्जियन या पेरेंट्स, गार्जियन या नियर रिलेटिव के प्रेजेंस में किया जाएगा। अगर ये लोग अवेलेबल नहीं हैं तो फिर उस लोकेलिटी का कोई सोशल वर्कर जो हैं उनको उनके प्रेजेंस में ये इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये जो मैटर था वो ऐड किया गया था अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा।
सबसेक्शन 2 कहता है इन ईच ऑफ द केसेस, जो भी यहाँ मेंशन किया गया था क्लॉज ए और बी में, जहाँ पर कि पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो है वो डिनाई करते हैं कि इस मटेरियल फैक्ट्स नहीं है इस एफआईआर में कि हम प्रोसीड करें इन्वेस्टिगेशन को, ऑफिसर इंचार्ज यहाँ पर उसका रीज़न जो है वो रिपोर्ट करेंगे कि क्यों वो कंप्लाई नहीं करता है जिसके बेस पे ये इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और ये जो ऑफिसर है वो नोटिफाई करेंगे इन्फॉर्मेंट को भी, जिस आदमी ने इन्फॉर्मेशन दी गई है, कि उसके मैटर को नहीं प्रोसीड किया जा रहा है, ही विल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस और कॉज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। जो भी इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो भी उसको रिप्लाई प्रोवाइड किया जाएगा इन्फॉर्मेंट को, उसका फॉर्मेट स्टेट गवर्नमेंट बताएंगे। ये हमारा सेक्शन 157 प्रोवाइड करता है। अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 158, रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी, इसका सबसेक्शन 1 कहता है एवरी रिपोर्ट सेंट टू मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 157 if the state government so directs be submitted through such superior officer of the police as the state government by general special order appoint in this behalf। कोई भी रिपोर्ट जब सबमिट की जाएगी, वो अगर किसी भी आदमी ने उसको इन्वेस्टिगेट किया हो, चाहे वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो या उनके द्वारा डिप्यूट किए गए कोई दूसरे पुलिस ऑफिसर हों, उनके द्वारा जब भी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, वो रिपोर्ट किसके द्वारा सबमिट की जाएगी, इसका फॉर्म, इसका मैनर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यानी ऐसा हो सकता है कि अगर एक सर्टेन तरह के मैटर्स के लिए वो मैटर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उनके रिव्यू होने के बाद वो सबमिट करेंगे कोर्ट में, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। या फिर जो उस एरिया के डीएसपी होते हैं उनको ऑथराइज कर सकती है, या किसी स्टेशन के एसएचओ जो होते हैं उनको भी अथॉरिटी दी जा सकती है। ये कौन सबमिट करेंगे, इसका रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। सबसेक्शन 2 कहता है सच सुपीरियर ऑफिसर मे गिव सच इंस्ट्रक्शन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एज ही थिंक्स फिट एंड शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रूमेंट इन द शैल रिपोर्ट ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले टू द मजिस्ट्रेट। जो भी जिनको भी सबमिट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने फाइंडिंग्स, अपने कमेंट्स उसमें प्रोवाइड करते हैं। वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है रिपोर्ट में और उसके बाद उसको विदाउट डिले मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा दिया जाता है। ये होता है रिपोर्ट किस तरीके से पहुंचाया जाएगा। 159 पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। यहाँ ये कहता है कि कभी भी किसी मजिस्ट्रेट को जब ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए, और अगर उनको ऐसा लगता है कि ये जब एट वंस प्रोसीड डिप्यूट एनी अदर मजिस्ट्रेट जो उनके नीचे आते हैं कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करें वो, और उसके बेस पे, उनके रिजल्ट आने के बेस पे उस इंक्वायरी का क्या आउटपुट होता है उसके बेस पे वो मैटर को प्रोसीड करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर उस मैटर को नहीं प्रोसीड करने के लिए बोल सकते हैं जब भी ये रिपोर्ट आगे उनको सबमिट की जाती है। ये कहता है हमारा सेक्शन 159। सेक्शन 160 देखते हैं। ये कहता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। यहाँ सब सेक्शन 1 प्रोवाइड करता है कोई पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, वो किसी भी आदमी को जिसके पास ऐसा लगता है कि कोई उस फैक्ट से रिलेटेड उसके कोई भी सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन है, वो एक ऑर्डर उनको राइटिंग में उनको ऑर्डर देंगे कि वो आदमी आकर के एक सर्टेन डेट पर अपना अटेंडेंस प्रोड्यूस करे उनके सामने, ताकि उनसे कुछ क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड मटेरियल फैक्ट्स है वो उनसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जा सके, उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। अगर वो उनके खुद के एरिया में है उसके लिए भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं, या उसके उनके आसपास के आने वाले एडजॉइनिंग जो स्टेशन होते हैं उनके अंडर में भी आने वाले जो कोई ऐसा पर्सन है उसको बुलाया जा सकता है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि वो उस आदमी के पास उस जो भी मैटर लाया गया है उससे रिलेटेड फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस की उसको जानकारी है। प्रोवाइडेड कि किसी भी मेल पर्सन जिसका एज 15 ईयर से नीचे हो या 65 ईयर से ऊपर हो, 15 साल के नीचे हो या फिर 65 साल के ऊपर का अगर कोई आदमी हो, मेल पर्सन हो, तो उनको, दूसरा किसी वेमेन को, या फिर कोई मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हो, ये 3 कैटेगरी में उनको जब भी ये बुलाया जाएगा तो उनको अदर देन द प्लेस इन विच सच पर्सन्स रिसाइड, जहाँ वुमेन या मैन या वुमेन जहाँ रहती है उसके अलावा कहीं और पर उनका उनसे उस फैक्ट से रिलेटेड मैटर्स को उनसे बुला करके नहीं पूछा जा सकता है। जहाँ वो रहते हैं वहीं पर पुलिस ऑफिसर को जाना होगा और जाकर के उनसे जो भी उस केस से रिलेटेड फैक्ट और सर्कमस्टांसेस हैं उसकी जानकारी उनसे लेनी होगी। कैटेगरी यहाँ पे 3 है। पहला, अगर वो मेल है तो 15 साल के नीचे और 65 साल के ऊपर की उनकी उम्र है तो वहाँ पर वो एलिजिबल हैं इस कंडीशन में।
दूसरा, अगर कोई वीमेन है तो उनके लिए भी उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता है। और तीसरा कि अगर कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है तो उनको भी उनके घर पर ही जाकर के उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। ये प्रोवाइड करता है सेक्शन 160 ऑफ CRPC। सब सेक्शन 2, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे एक रूल बना सकती है, प्रोवाइड कर सकती है कि कोई आदमी जिसको कि बुलाया गया है पुलिस स्टेशन में, उसको आने का जो रीजनेबल एक्सपेंस होगा वो किस तरीके से पेमेंट किया जाए। ये पेमेंट कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर जो उस स्टेशन जिन्होंने बुलाया है उस आदमी को। अगर वो घर के अलावा किसी और जगह पे उनको बुलाया गया तो आने जाने का जो खर्चा उनको रीजनेबल लगता है पुलिस ऑफिसर, उनको कैसे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, इसका रूल स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये हमारा प्रोवाइड करता है सेक्शन 160। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 161, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पर कि जो पुलिस के पास वो सारी अथॉरिटी जहाँ पर किसी विटनेस का एग्जामिनेशन किया जाता है। सब सेक्शन 1 कहता है एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी आइदर बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, जो कि किसी भी ऑफिसर के रिक्विजिशन पे काम कर रहे हों, वो किसी भी आदमी का विटनेस का ओरली एग्जामिन कर सकते हैं, एनी पर्सन जिसके पास किसी भी केस रिलेटेड फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस की जिसको जानकारी हो। यहाँ पे उनको ओरली वो उनसे जो भी चीज़ें है, जो भी इंफॉर्मेशन है उससे पूछ सकते हैं। ये सब सेक्शन 61 का सब सेक्शन 1 बताता है, ये प्रोवाइड करता है। सब सेक्शन 2 कहता है सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल द क्वेश्चंस, जो भी उस मैटर से रिलेटेड हैं, जो उसके सामने ऑफिसर पूछेगा वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन उनको सही सही बतानी होगी किसी भी विटनेस को। इसके एक्सेप्ट अदर देन द क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है वो सारे जिनके आंसर ही वुड हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि कोई आदमी, किसी भी आदमी को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो अपने खुद के अगेंस्ट विटनेस बने। तो यहाँ भी ये प्रोवाइड करता है ये सेक्शन CRPC का कि जिस भी आदमी को एज ए विटनेस बुलाया जाएगा वो आदमी से वही सारे सवाल किए जा सकते हैं जितने भी सवाल किए जाएंगे जो उस केस से रिलेटेड मैटर्स के लिए होंगे, लेकिन वो ऐसे सवाल जिसके आंसर से ये आदमी खुद किसी दूसरे क्रिमिनल चार्ज के लिए एक्सपोज हो सकता है, वैसे चीज़ों का आंसर देने के लिए उसके वो बाउंड नहीं होता है। सबसेक्शन 3, द पुलिस ऑफिसर मे रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन एंड इफ ही डज सो ही शैल मेक अ सेपरेट एंड अ ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ईच पर्सन। जो भी पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट लेंगे किसी विटनेस का, उसको राइटिंग में रिड्यूस किया जाएगा इसमें और उसकी एक रिपोर्ट बनाया जाएगा। इन सारे विटनेसेस की रिपोर्ट को जो राइटिंग में रिड्यूस किया जाएगा, उसके अलावा पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो खुद से भी एक सेपरेट और ट्रू रिकॉर्ड बनाएंगे जो उनको अपने हिसाब से सही लगता हो कि जो भी स्टेटमेंट हर आदमी ने दिया है उसका क्या उन्होंने क्या उसका समरी निकाला है, जो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स निकाला है, जो उनको लगता है कि ये सही है, वो सारी चीज़ों को एक सेपरेट रिकॉर्ड बना करके सबमिट करेंगे। प्रोवाइडेड कि जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन किया जाएगा वो ऑडियो वीडियो मीन्स से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये प्रोवाइड करता है हमारा सबसेक्शन 161। इसके अलावा प्रोवाइड फर्दर दैट कि जो भी स्टेटमेंट जो वीमेन का लिया जाएगा, जो कि सेक्शन 354, 354A, 354B, 354C, D, 376 उसके ए से लेकर के ई तक, और सेक्शन 1509 के लिए जहाँ पर भी वो मैटर होता है, चाहे वो कमिट हुआ हो या फिर अटेम्प्ट टू कमिट हो, वो कभी भी किया जाएगा तो विमेन पुलिस ऑफिसर या किसी विमेन ऑफिसर के द्वारा वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। ये प्रोवाइड करता है सेक्शन 161। इसके बाद आता है सेक्शन 162, स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज़ ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस। दो चीज़ें यहाँ पे, स्टेटमेंट जो पुलिस को दी जाएंगी वो साइन नहीं करने का प्रोविज़न 162 प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि जो एविडेंस जो एज ए स्टेटमेंट सबमिट किया जाए उसका यूज़ किस तरीके से एविडेंस के रूप में किया जाएगा। तो सबसेक्शन 1 कहता है नो स्टेटमेंट मेड बाई एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो जो भी होगा उसको रिड्यूस किया जाएगा राइटिंग में, लेकिन वो जो आदमी इसको जो इस स्टेटमेंट को दे रहा है वो उसको साइन नहीं करेगा। नॉर शैल एनी सच रिपोर्ट, स्टेटमेंट या रिकॉर्ड जो भी किया जाएगा, चाहे वो पुलिस डायरी में मेंशन किया जाए या किसी और जगह पे किया जाए, किसी जनरल पेपर पे किया जाए या किसी अदर
लीगल डॉक्यूमेंट पे किया जाए, जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी उसको इस पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा जो किसी इंक्वायरी या ट्रायल से रिलेटेड मैटर्स या उससे रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी उसने बताया उसको यूज़ नहीं किया जाएगा। प्रोवाइडेड कि जो भी ये विटनेस प्रोसिक्यूशन के लिए बुलाए गए हैं, जिनका ट्रायल और इंक्वायरी या ट्रायल के लिए जो प्रोसिक्यूशन अगर कॉल किए हैं उनका जो स्टेटमेंट लिया जाएगा उसको रिड्यूस किया जाएगा राइटिंग में एज पार्ट ऑफ उनका स्टेटमेंट। अगर वो ड्यूली प्रूफ होता है तो उसका इस्तेमाल एक्यूज़ कर सकता है कंट्राडिक्ट करने के लिए, या फिर अगर प्रोसिक्यूशन को अगर वो चाहे तो उसको प्रोसिक्यूशन को परमिशन लेना पड़ता है कोर्ट से उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए कि ये जो विटनेस बता रहा है वो गलत बता रहा है या उसके इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन है, और जिसका सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस के अकॉर्डिंग जो ये चलता है। एंड व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट जब अगर यूज़ किया जाएगा तो एनी पार्ट देयर ऑफ मे ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस बट ओनली फॉर द पर्पस कि ये मैटर का जो भी एग्जामिनेशन है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए सिर्फ उसका इस्तेमाल किया जाएगा। सबसेक्शन 2, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फॉलिंग विद इन द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये जो क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है और आफ्टर द इफेक्ट ऑफ द सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट, तो इसका मतलब जो यहाँ प्रोवाइड किया गया है वो मैटर होता है कि जब कोई भी आदमी जो भी कोई आदमी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है उसका जब जिस आदमी ने स्टेटमेंट दिया है उसका अटेंडेंस अगर इंश्योर नहीं किया सकता, वो आदमी डेड हो चुका है या वो अगर नहीं मिल रहा है तो उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के जो प्रोविज़न है वो मेंशन है सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के, और उसके अंदर क्लॉज 1 जो ये बात बताता है कि विच डील्स विद द कॉज ऑफ डेथ, तो उससे रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो यहाँ पे कवर किए हैं कि ये सेक्शन उन पे अप्लाई नहीं होता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है एन ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। कभी भी कोई ऐसा फैक्ट जो कि किसी भी मैटर से रिलेटेड अगर बहुत ही सिग्निफिकेंट है वो, तो उस केस में अगर उससे रिलेटेड कोई फैक्ट नहीं बताया जाए जो भी आदमी बता रहा है तो उस केस में ये एक कंट्राडिक्शन माना जाएगा। यानी अगर किसी विटनेस ने कोई इन्फॉर्मेशन दी, कोई स्टेटमेंट दिया कोर्ट में या फिर पुलिस ऑफिसर को, उसके इन्फॉर्मेशन जो उसने बताया उसमें एक सिग्निफिकेंट फैक्ट उसने नहीं बताया, तो फिर इसको एक वैलिड रीज़न माना जाएगा कि उसका स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी है। और अदरवाइज रिलेवेंट इन रिगार्ड ऑफ द सच ओमिशन अकर्स एंड वेदर एनी ओमिशन अमाउंट्स टू कंट्राडिक्शन इन पार्टिकुलर कंटेक्स्ट शैल बी ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और जब भी ये क्वेश्चन होगा कि ये इसको कंट्राडिक्शन माना जाए या नहीं माना जाए, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा जो कोर्ट डिसाइड करेगी। ये प्रोवाइड करता है हमारा सेक्शन 162। 163, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। सबसेक्शन 1 कहता है कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो कभी भी किसी भी तरह का इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस का यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी आदमी से एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। उनको ये कोई भी स्टेटमेंट अगर जब भी सबमिट किया जाता है तो वो फ्री फ्रॉम इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस होना चाहिए। जब भी वो मैटर कोर्ट में आता है तो वहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि ये स्टेटमेंट फ्री ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस था या नहीं था। सबसेक्शन 2 कहता है बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शैल प्रिवेंट। अगर कोई आदमी खुद से कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो कुछ अगर बता रहा है, तो उसको बताने से पुलिस ऑफिसर रोकेंगे नहीं, शैल नॉट प्रिवेंट और बाई कॉशन और बाई अदरवाइज उसको बताने से इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोई भी स्टेटमेंट जो उसको आदमी वो डिस्पोज करना चाहता हो अपनी फ्री विल से, उसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा। लेकिन अगर वो खुद से बताना चाह रहा है कोई भी इन्फॉर्मेशन को, तो उसको प्रिवेंट नहीं करें कि ये आप नहीं, वो पुलिस ऑफिसर उसको सुनेंगे, उसको रिकॉर्ड भी करेंगे। प्रोवाइडेड नथिंग दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ 164। सेक्शन 4 ऑफ 164 जिसके अंदर में हम मजिस्ट्रेट के अंडर में जो अथॉरिटी होती है वो आगे हम देखेंगे कि इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, वो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ये था हमारा सेक्शन 163। अब आते हैं सेक्शन 164 को देखते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी इसका यूज़ होता है किसी भी क्रिमिनल केस में। इसका सब सेक्शन 1 कहता है कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, दो लोगों के पास अथॉरिटी है, वो कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकते हैं या फिर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं।
चाहे उनका जुरिस्डिक्शन हो या ना हो। यानी वो आदमी जो रिकॉर्ड कर रहा है वो एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होना चाहिए, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना चाहिए। वो कहीं भी जा कर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई कन्फेशन और स्टेटमेंट जो उनके सामने मेड किया जाए किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो भी इस लॉ में प्रोवाइड करता है, और एनी टाइम आफ्टरवर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। और ये जब भी करेंगे वो तो इंक्वायरी और ट्रायल के शुरू होने से पहले उनको ये स्टेटमेंट, वो चाहें तो उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये जो भी कन्फेशन या स्टेटमेंट किया जाएगा ये ऑडियो वीडियो मीन्स के द्वारा, यानी उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ द पर्सन, जिसने कि यह ऑफेंस किया है उसके वकील के सामने में ये रिकॉर्डिंग की जा सकती है। प्रोवाइडेड फर्दर नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर ऑन whom एनी पावर ऑफ मजिस्ट्रेट हैज़ बीन कन्फर्ड। अगर उस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड मैटर्स या से रिलेटेड मैटर्स में अगर उसके ऊपर मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी किसी पुलिस ऑफिसर को दी गई है तो वो उस वक्त वो इस डिफिनीशन के अंडर में वैलिड नहीं होता है। यानी कोई कन्फेशन, कोई भी स्टेटमेंट किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। ये जब भी किया जाएगा किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। सबसेक्शन 2, द मजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन, उस आदमी को एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये जो एक कन्फेशन तुम कर रहे हो यू आर नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन। और अगर फिर भी वो अगर उसको ये भी बताया जाए कि अगर तुम इसके बावजूद अगर करना चाहते हो तो ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट है इसको एविडेंस के रूप में सबमिट किया जाएगा अगेंस्ट उस आदमी के, कि ये इसके स्टेटमेंट के बेस पे तुम्हारे ऊपर ये सज़ा हो सकती है, ये उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। मजिस्ट्रेट ये जो भी कन्फेशन है तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि उनको ये नहीं लगता है कि ये आदमी वॉलेंटरीली ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा है। इसको चेक करने के लिए सीआरपीसी में बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे केस लॉज में इसके ऊपर बहुत इम्फेसिस दिया गया है कि मजिस्ट्रेट जब भी रिकॉर्ड करेंगे कोई कन्फेशन या स्टेटमेंट तो वहाँ पर उनको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो भी किया जा रहा है रिकॉर्ड वो वॉलेंटरीली किया जा रहा है, इनके ऊपर कोई भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, किसी तरह का दबाव, ये सब चीज़ें नहीं हैं। अगर कभी भी सबसेक्शन 3 कहता है अगर कभी भी कन्फेशन रिकॉर्ड करने समय अगर जो आदमी मजिस्ट्रेट के सामने आ रहा है कन्फेशन देने के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए, अगर वो कहता है कि वो कन्फेशन नहीं करना चाहता है तो मजिस्ट्रेट उस आदमी का डिटेंशन जिस पुलिस कस्टडी में है उनको ऑथराइज नहीं करेंगे। अब अगर आप यहाँ समझें तो एक मजिस्ट्रेट के सामने कोई आदमी कन्फेशन के लिए आता है, स्टेटमेंट देने के लिए आता है, और वो आदमी कहता है कि मैं स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ। एक्शन क्या है मजिस्ट्रेट लेते हैं कि उस आदमी को पुलिस कस्टडी में उसको डिटेन नहीं करने का वो ऑथराइज़ करेंगे, पुलिस ऑफिसर को उसको डिटेन करने की अथॉरिटी नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक स्टेप है इस बात के लिए कि को इंश्योर करने के लिए कि जो भी स्टेटमेंट दिया जाए, जो भी कन्फेशन किया जाए वो विदाउट एनी काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस के हो। क्योंकि अगर वो आदमी डिटेंशन में था तो उसमें सबसे फर्स्ट सोर्स ऑफ डिटेंशन का जो के लिए स्टेटमेंट के लिए जो थ्रेट और इंड्यूसमेंट हो सकता है वो उसके पुलिस कस्टडी का जो इंचार्ज हो सकता है। इसीलिए उनको अगर कभी वो आदमी कोर्ट में आके कहता है कि नहीं मैं स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ अब किसी भी रीज़न से, तो वहाँ पे उसकी पुलिस कस्टडी में उसके डिटेंशन को ऑथराइज नहीं किया जाएगा। ये हमारा सबसेक्शन 3 था। सबसेक्शन 4, एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 281 फॉर रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन। जो भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे एक फ्रेज़ दिया गया है, ये पूरे फ्रेज़ को मजिस्ट्रेट उसको एट द एंड ऑफ द फुट नोट ये मेंशन करेंगे कि मैंने इस आदमी को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि वो अपना कन्फेशन देने के लिए बाउंड नहीं है, और अगर वो ऐसा करेगा तो ये कन्फेशन उसके लिए उस एक एविडेंस के रूप में यूज़ किया जाएगा जो उसके खुद के खिलाफ होगा, और मैं ये मानता हूँ कि ये कन्फेशन वॉलेंटरीली किया गया है। इट वॉज टेकन इन माई प्रेजेंस एंड हियरिंग एंड वॉज रेड ओवर टू द पर्सन मेकिंग इट एंड एडमिटेड टू हिम टू बी करेक्ट। जो भी इन्फॉर्मेशन ली गई थी उसको पढ़ के सुनाया गया है, वो आदमी ने कंसेंट दिया है कि ये सही रिकॉर्ड किया गया है, और उसके बाद उसके फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो उसको एग्री करता है। ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद मजिस्ट्रेट एट द एंड और फुट नोट के रूप में इसको मेंशन करके साइन करेंगे, तब उस स्टेटमेंट को या कन्फेशन को वैलिड माना जाएगा। सबसेक्शन 5, एनी स्टेटमेंट अदर देन द कन्फेशन मेड अंडर सबसेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड इन सच मैनर हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस।
जो भी मजिस्ट्रेट को जैसा बेस्ट फिटेड लगाए उस सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वो एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए बोल सकते हैं। और यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास ऑथोरिटी होती है कि वो उस आदमी को ओथ पर उसको एडमिनिस्ट्रेटर करके उससे शपथ दिला करके उससे स्टेटमेंट ली जाए। सबसेक्शन 5A कहता है जो भी ऐसे मैटर्स 554 से लेकर के 376 डी ई और 509 जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन के लिए कंसर्न है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट उस आदमी का, जैसा कि सबसेक्शन 5 प्रोवाइड करता है कमीशन ऑफ द ऑफेंस के लिए जो उनके सामने प्रोवाइड करते हैं। इसी के बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि जहाँ पर कि एज सुन एज पॉसिबल उनको पुलिस ऑफिसर के पास इन्फॉर्मेशन आती है, वो उनको एज सुन एज पॉसिबल मजिस्ट्रेट को बताना होता है और मजिस्ट्रेट एज सुन एज पॉसिबल उसका इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। प्रोवाइडेड कि ये जो भी स्टेटमेंट किया जाएगा ये अगर किसी टेम्पररी या मेंटली डिसेबल्ड या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन से किया जाएगा तो वहाँ पे एक इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत होती है कि वो उस वक्त मौजूद रहे, जो भी चीज़ें वो आदमी कह रहा है उसके अकॉर्डिंग वो कंफर्टेबल है कहने के लिए, वो सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए रिकॉर्डिंग की जाती है। प्रोवाइडेड कि ये जो भी आदमी स्टेटमेंट अगर बना रहा है वो टेम्पररी और मेंटली डिसेबल्ड है तो ये जो भी असिस्टेंट किया जाएगा उसको वीडियोग्राफ भी किया जाएगा। ये प्रोवाइड करता है हमारा सबसेक्शन 5 उसका क्लॉज ए। क्लॉज बी कहता है द स्टेटमेंट जो भी रिकॉर्ड किया जाएगा उस टेम्परली और परमानेंटली मेंटली डिसेबल्ड होगा, इस एग्जामिनेशन को जब कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, क्योंकि ये एविडेंस है तो उस एविडेंस को जब कोर्ट में सबमिट किया जाएगा तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी वो अवेलेबल रहेगा वो। लेकिन जब ये क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ट्रायल के दौरान अगर उसको स्टेटमेंट के लिए उस आदमी को बुलाया जाएगा तो वहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं होती है एट द टाइम ऑफ ट्रायल। ये प्रोवाइड करता है क्लॉज बी। सबसेक्शन 6 कहता है द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन सेल फॉरवर्ड इट टू मजिस्ट्रेट, जैसे भी उनको जो उस एरिया जिनके लोकल जुरिस्डिक्शन के अंडर ये मैटर आता है उनको ये प्रोवाइड करेंगे। तो यानी हमारी 164 शुरुआत में ही हमने पढ़ा कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे किसी भी एरिया के अंडर का वो मैटर हो, उसके लिए वो कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसका सब सेक्शन 6 बोलता है कि जब भी रिकॉर्ड कर लेंगे वो फुट नोट पर साइन करेंगे और इसका जो रिपोर्ट होगा वो जिस एरिया के मजिस्ट्रेट के अंडर में ये मैटर आता है उनको वो सेंड करेंगे। 164A जो हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप की बात करता है। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था CRPC की ही प्रोविजंस के, जहाँ पर कि जब पुलिस ऑफिसर के पास किसी इन्फॉर्मेशन आती है, किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता है, तो उसके कुछ हमने सेक्शन 53, 54A ये सब में पढ़ा था कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की थी। 164A सेम प्रोविज़न प्रोवाइड करता है बट ये किसी रेप के विक्टिम के लिए बात करता है। यहाँ कहता है कि जब भी किसी ऑफिसर इंचार्ज को पता चलता है कि कोई रेप का ऑफेंस हुआ या रेप का कमिट किया गया था उस ऑफेंस को, तो उस केस में जो भी विमेन जिसके ऊपर ये रेप किया गया या अटेम्प्ट किया गया है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो किसी एक्सपर्ट को बोल सकते हैं। और ये जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा वो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर किया जाएगा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हों या किसी लोकल अथॉरिटी में काम करते हों। अगर ऐसे प्रैक्टिशनर नहीं मिलते हैं तो कोई दूसरे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उस वीमेन का कंसेंट लेना ज़रूरी होगा। या फिर अगर वो वीमेन कंसेंट नहीं दे सकती हैं तो कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिनके पास कोई कॉम्पिटेंट पर्सन जो कि ये कंसेंट दे सकते हों उस वीमेन के बिहाफ पे उनको उनके अंडर में ये कंसेंट लेने के बाद उस मेडिकल प्रैक्टिशनर उस एक्सपर्ट के पास भेजा जाएगा विदिन 24 आवर्स। जब से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसा रेप का अटेम्प्ट हुआ है या रेप हुआ है उसके 24 आवर के अंडर में ये एग्जामिनेशन होना चाहिए। ये प्रोवाइड करता है सेक्शन 164A का सबसेक्शन 1। ये जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिनके भी पास ये विमेन के एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा वो विदाउट डिले उस पर्सन को एग्जामिन करेंगे, इसका एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें ये सारे डिटेल्स मेंशन की जाएंगी। सबसे पहले उस पर्सन का, उस विमेन का नाम और एड्रेस, और उनको जो लेकर के आए हैं उनका नाम और एड्रेस, उस विमेन की एज, जो भी मटेरियल उनसे लिया गया है DNA प्रोफाइलिंग के लिए उसका डिस्क्रिप्शन, जो मार्क्स ऑफ इंजरी उनके शरीर पे पाई जाएगी, कोई भी जो विमेन जिसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है उसका जनरल मेंटल कंडीशन क्या था,
और इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा मटेरियल पार्टिकुलर जो कि उस केस के लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो भी वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ये सारा कुछ करने के बाद वो अपना कंक्लूज़न मेंशन करेंगे मेडिकल प्रैक्टिशनर, और जो कंक्लूज़न होगा वो उसके रीज़न मेंशन करेंगे कि उन्होंने वो क्यों किस बेसिस पे उस कंक्लूज़न पे पहुँचे हैं। ये जो भी रिपोर्ट होगा वो स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करेगा कि वीमेन का कंसेंट लिया गया था या नहीं, और वीमेन अगर नहीं दे सकती हैं तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो उस वीमेन के बिहाफ पर जिन्होंने कंसेंट दिया था उसको वो रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा जब भी एग्जामिनेशन किया जाएगा उसका एग्जैक्ट टाइम, कब से शुरुआत की गई और कब कंप्लीट किया गया, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। जो भी ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसको विदाउट डिले वो मजिस्ट्रेट जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे उनको फॉरवर्ड किया जाएगा ये रिपोर्ट, और वो ऑफिसर मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे अंडर 173 के अंडर में उस रिपोर्ट को। कोई भी यहाँ पे अगर कंसेंट जो लिया नहीं जाएगा, अगर विदाउट कंसेंट अगर कोई भी वीमेन का या उसके पर्सन कॉम्पिटेंट के बिना बनाया गया कोई भी रिपोर्ट जो होता है उसको लीगली लॉफुल कंसिडर नहीं किया जाएगा किसी भी मैटर पे। ये था हमारा सेक्शन 164 जिसका एक्सप्लेनेशन बोलता है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन वही होगी जो हमने सेक्शन 53 के अंडर पढ़ी थी, जहाँ पर ये बताया गया था कि एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ों को उसमें लिया जा सकता है, सीमेन, ब्लड और जो भी हेयर या नेल्स के अंडर के आने वाली चीज़ें, ये सारा कुछ इसके अंडर में आता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के बारे में था कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंडर में जिनको भी क्वालिफाई किया जाएगा एज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो सारे इस डेफिनेशन के अंडर में आते हैं। ये था हमारा सेक्शन 164। आज के इस चैप्टर के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। अगले सेक्शन 165 से हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।